हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। श्रीलंका में तो जो है मेजॉरिटी का रूल हुआ था, ठीक है, सिनालास का। तमिल्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी, जिसके कारण श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई थी। लेकिन बेल्जियम ने एक अलग पाथ चुनी और अकोमोडेशन चुना, यानी कि समझौता चुना। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियन लीडर्स थे, उन्होंने एक अलग पाथ चुनी। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने हर धर्म को, जितने भी मतलब अलग अलग रीजनल लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, उन सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी, उन सबको रखा। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. और 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला, यानी कि दोबारा से रूल लगाए, फिर उसको हटाकर और दोबारा लगाए, ऐसे 4 बार किया, ताकि जो है सारे लोग एक साथ सेम कंट्री में मिलजुल कर रह सकें। क्योंकि कभी कोई कुछ डिमांड करता तो उनकी डिमांड पूरे करने के लिए नए रूल्स बनाते, फिर कोई डिमांड करता तो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए नए रूल्स बनाने पड़ते। तो ऐसे 4 बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया ताकि सारे एक साथ सेम कंट्री में रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। और जिस अरेंजमेंट से उन्होंने काम किया वो बाकी सारी कंट्री से डिफरेंट था और काफ़ी इनोवेटिव, यानी कि काफ़ी अच्छा एडवांस्ड था। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। और जो बेल्जियन मॉडल था, यानी कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट काम करती थी, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है, ठीक है, पहला तो इनका एक ये रूल है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो दोनों पॉपुलेशन है वो दोनों एग्जिस्ट करती है। तो जो दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब अगर कोई लॉ पास करवाना है तो उसके लिए जो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, कौन से, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, दोनों ग्रुप्स के मेजॉरिटी के मेंबर्स हैं, अगर वो जो हैं हाँ बोलते हैं तो ही वो लॉ पास करवाया जाएगा। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। और इस तरीके से फिर कोई भी एक कम्युनिटी जो है वो अपने हिसाब से अकेले यूनिलैटरली, मतलब अपनी मर्ज़ी से अकेले डिसीजन नहीं ले पाएगी, उसको दोनों की सहमति चाहिए होगी, अकेले डिसीजन नहीं ले पाएगी। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बहुत सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई, दोनों रीजन्स के कंट्री को, यानी कि जो दोनों हैं फ्रेंच डच, दोनों रीजन्स में जो कंट्री के जो दोनों रीजन्स हैं उनमें, यानी कि कंट्री के जो दोनों रीजन्स हैं, डच भी फ्रेंच भी, दोनों की गवर्नमेंट को इक्वल जो है पावर जो है दी गई है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इन दोनों रीजन्स की, उनको पावर दी गई है। किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है दोनों रीजन्स के। रुको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, मतलब समझ तो आ रहा है बट देखो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स दे दी गई फ्रेंच और डच स्पीकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, और ये है फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट, और ये है डच स्पीकिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कुछ पावर्स इसको दे दी, कुछ पावर्स इसको दे दी, ये है इसमें बेसिकली। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल्स में तो सब उल्टा पुल्टा था, क्योंकि जो मेजॉरिटी में थे कंट्री में वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे, जैसे कि पढ़ा था। तो ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दोनों कम्युनिटी को इक्वल रखा जाता था गवर्नमेंट में भी और वैसे भी। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स।
अब जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट की, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने भी जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक्सेप्ट कर ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी कि दोनों ने मान लिया था कि हाँ दोनों जो है इक्वल में रहेंगे, बेशक ब्रुसेल्स में कोई मेजोरिटी में हो कोई माइनॉरिटी में हो, लेकिन दोनों में ये समझौता ज़रूर हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों इक्वल रहेंगे। ये ब्रुसेल्स की बात है। अब apart from the central and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट थी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी ये कौन इलेक्ट करता था? ठीक है, ये इलेक्ट करते थे कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग। यानी कि बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होती थी। और ये मतलब कैसे बनती थी? ये बनती थी डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों से। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन जो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो इक्वली जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट में इलेक्ट होते और मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती तीनों जो कम्युनिटी है इनके लोगों से। ठीक है, यानी कि कुछ फ्रेंच के ले लिए, कुछ डच के, कुछ जर्मन के और इक्वल उसमें, और फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था? उसके पास पावर थी जो भी कल्चरल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनको देखना। ठीक है, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको बेल्जियन मॉडल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि कहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट, कहाँ स्टेट, कहाँ वो। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। और ये जो लोग बेल्जियम में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन इन अरेंजमेंट के कारण बेल्जियम बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो अरेंजमेंट्स हैं इनसे बहुत अच्छा काम चला, कुछ भी रुकावट नहीं आई। बेशक ये कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन ये बहुत कारगर था। They helped to avoid civic strife between the two major community and a possible division of country on the linguistic lines. और जैसा कि श्रीलंका में जो है जैसा युद्ध छिड़ी थी ऐसी युद्ध नहीं छिड़ पाई क्योंकि ये अरेंजमेंट्स कर ली गई बेल्जियम में। ठीक है, और इन अरेंजमेंट्स ने क्या हेल्प की कि वो सिविल जो स्ट्राइक है यानी कि जो मतलब जो सिविल वॉर वगैरह नहीं छिड़ी और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में जो है डिवीज़न नहीं हुआ, कंट्री में डिवीज़न नहीं हुआ। When many countries of the Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. बहुत सारी यूरोपियन कंट्री आई थी एक यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चुना गया था। ये रहा ऊपर पिक्चर में दिख रहा है आपको, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम। यानी कि जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको एक यूरोपियन यूनियन बनाना था, तो ब्रुसेल्स में उन्होंने अपना ब्रुसेल्स को उन्होंने एज ए हेड क्वार्टर अपना चुना। इतना अच्छा वहाँ पे सिस्टम था। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डू वी लर्न, टॉपिक नहीं है इसी का है, what do we learn from these two story of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies. हमने इन दोनों स्टोरी से क्या सीखा बेल्जियम और श्रीलंका की से? जबकि दोनों डेमोक्रेसीज थी, यानी कि दोनों डेमोक्रेटिक मतलब दोनों में डेमोक्रेसी चलती थी। येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन जो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन था उन्होंने अलग अलग तरीके से जवाब दिया उसका। In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feeling and interest of different community and regions. बेल्जियम लीडर ये समझ गए थे कि अगर कंट्री को यूनाइट करना है, एक साथ तो बनाए रखना है, अच्छे से चलाना है, तो सभी की फीलिंग्स, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ रखना होगा, सभी की रिस्पेक्ट करनी होगी, सभी की बातें सुननी होगी। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। और इसी रियलाइजेशन के कारण बहुत ही अच्छा जो है अरेंजमेंट चला पावर शेयरिंग का बेल्जियम में। श्रीलंका शोज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। लेकिन श्रीलंका ने बहुत ही ज़्यादा बेकार एग्जाम्पल हमारे आगे रखा, काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला। इट शोज अस दैट इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। श्रीलंका में हमें यही दिखा कि अगर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है अगर वो अपना डोमिनेंस जमाएगी, अपनी पावर जो है जमाएगी, अपना जो ढोस है वो जमाएगी दूसरों के ऊपर जो माइनॉरिटी में है, तो पावर शेयरिंग तो होगी भी नहीं और जो कंट्री की यूनिटी है वो भी नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल।
पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो ये टॉपिक है यहाँ से टोटल यहाँ तक, इसे भी देख लेते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत है वो तो हमें समझ आ ही गया होगा, बट फिर भी यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पावर शेयरिंग हमने देख लिया क्यों ज़रूरी है, क्योंकि श्रीलंका में नहीं हुई पावर शेयरिंग तो क्या हाल हुआ, बेल्जियम में हुई तो कितना अच्छा हुआ। तो ये तो हम समझ गए पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत है, बट यहाँ फिर भी हमें बता रहे हैं। दस 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग जो है उसके 2 जो हैं आंसर हो सकते हैं। पहला, फर्स्टली द पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। यानी कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इससे जो है जो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो नहीं होंगे, वो कम हो जाएंगे। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट ना हो ये अच्छा है, क्योंकि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो फिर वायलेंस होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है पॉलिटिकल जो ऑर्डर है उसको स्टेबल रखने का, सब सही चलाने का पॉलिटिकली। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। अब लेकिन जो जैसे मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है वो दूसरों पे अपना दोष जमाएगी, अपनी पावर जमाएगी, तो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगेगा, लेकिन शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में तो फिर कंट्री की जो यूनिटी है वो नहीं हो पाएगी। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। यानी कि जो शासन है मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पे, वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑप्रेसिव नहीं है, यानी कि बेकार नहीं है, वो मेजॉरिटी के लिए भी जो है नुकसानदायक है। देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर एक सेकेंड रीज़न बता रहे हैं कि क्यों पावर शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, यानी कि ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। यानी कि मतलब इसमें ये है कि पहले तो ये बोला है पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट है डेमोक्रेसी, यानी कि एक आत्मा की तरह है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए और उनके साथ भी होनी चाहिए जो इस रूल से इफेक्टेड हैं, ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि वो बताए, कंसल्ट करे कि उन्हें कैसे गवर्न करना है, मतलब उन्हें कैसे जो है मतलब कैसे उन पे लॉज लगाने हैं, कैसे मतलब कंट्री चलानी है। मतलब कंट्री तो खैर वो कहाँ चलाएंगे, लेकिन मतलब उनको ये राइट मिलना चाहिए कि वो एक आवाज़ उठा सके कि उन्हें कैसे गवर्न करे, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जनता को कैसे गवर्न करे, इस चीज़ में वो आवाज़ उठा सके, उन्हें राइट भी मिलता है, ठीक है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है सिस्टम में एक अपनी जगह लेते हैं, थोड़ा सा मतलब पार्टिसिपेशन के थ्रू, यानी कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट में सिटीजन्स का भी एक वॉइस होती है कंट्री को शेप करने में। लेट इस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड सेकेंड मॉरल रीजन। 2 रीजन है यहाँ पर वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पहला प्रूडेंशियल एंड सेकेंड मॉरल। मॉरल और प्रूडेंशियल देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल रीजन यानी कि बहुत सोच समझ के लिया गया रीजन, यानी कि प्रूडेंस समझदारी से लिया गया रीजन, जिसमें केयरफुली हम ये कैलकुलेशन करें क्या गेन हुआ है क्या लॉस हुआ है, ठीक है। और मॉरल रीजन वो होता है जो हम भावुक होकर ले लेते हैं। तो प्रूडेंशियल रीजन्स स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। अब प्रूडेंशियल रीज़न है वो ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग से अच्छे आउटकम्स आएंगे, जैसे कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, और जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। और जो मॉरल रीजन है वो ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, ठीक है। तो यही था इसमें। तो अब जो एक बचा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ऐसा ही कुछ टॉपिक, हाँ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे पूरा कंप्लीट, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, एनीवेयर डोर, बाय।